पेन एक्चुअली क्या होता था, पेट से ऐसे शुरू होके ऐसे ऊपर की तरफ आता था और पीछे की तरफ जाता था, पीछे पीठ तक जाता था वो पेन। और मुझे ऐसा लगता था जैसे पीठ में दर्द हो रहा है। मतलब वो जब पेन होता है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं होती है, आप जवाब देने में भी इरिटेट होते हैं। और ये पेन लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन करता है, कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक कंटिन्यू पेन होता है। तो समझ में नहीं आता था ऐसा कैसा पेट दर्द है जो बंद ही नहीं हो रहा है। उस समय पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है ये मेरे ख्याल से डॉक्टर को भी नहीं पता था। इसका वर्ल्ड में एक ही जगह इलाज है, वो है मिस्टर वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी। बोले तुम अगर सही हो जाओ तो मेरा नाम बदल देना। मैंने कहा वैद्य जी नाम तो नहीं बदलूंगा, लेकिन मैं सही होके दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं एक बहुत ही मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम कुलदीप सोनी है और मैं एमपी में रहता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर करके एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ से 70 किलोमीटर दूर भिंड करके एक डिस्ट्रिक्ट आता है। मैं भिंड का रहने वाला हूँ। और हम मेरा जो बचपन रहा है वो शुरू से ही मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रगल भरा रहा। मेरे फादर को भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, फिजिकल प्रॉब्लम रही है, उनको भी किडनी का डिसीज था। तो उस समय से क्लास फिफ्थ में जब मैं पढ़ता था, तब से लेके अभी तक मैं मतलब एक स्ट्रगल देखता आया हूँ जीवन में। तो मुझे लगभग 2006 के आसपास, जब मैं ग्वालियर में रहता था, उस समय जो है मुझे पेट में दर्द होना शुरू हुआ। तो पेट में दर्द अमूमन होता ही है, बच्चे थे, बच्चों को होता था पेट दर्द। तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि कुछ खा पी लिया होगा, रात को ज्यादा खा लिया होगा या बाहर का उल्टा सीधा खा लिया होगा, इस वजह से। चाउमीन भी खाते थे हम बहुत, तो चाउमीन की वजह से होगा। तो हमें भी लगता था कि हाँ इसी वजह से हो सकता है। तो फिर क्या हुआ कि हमने वहाँ ग्वालियर में दिखाया डॉक्टर को, एमडी डॉक्टर थे, अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने काफी इन्वेस्टिगेशन भी कराए। और वो जब दवाई देते थे तो उस समय बंद हो जाता था, 1-2 दिन में सही हो जाते थे। फिर जो है 1-2 महीने बाद फिर दोबारा से पेन होता था, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते थे। ये सिलसिला तकरीबन तकरीबन 2 साल चला। 2 साल तक ये दर्द होता रहा। मुझे याद नहीं है कि कितने बार दर्द हुआ होगा 2 साल में। मतलब ऐसा लगता था कि ये दर्द जिंदगी का हिस्सा बन गया था। ये 2006 की बात है। उस समय पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है ये मेरे ख्याल से डॉक्टर को भी नहीं पता था। डॉक्टर को मैं कई बार पूछता था कि सर आप मुझे ये एटलीस्ट ये तो बताओ ये दर्द है किस वजह से। तो बोले ये ओवर फूडिंग से हो रहा, गैस की वजह से हो रहा, इंडाइजेशन की वजह से हो रहा। वो सारे कॉमन जो आंसर है वही मिलते थे। तो मैं भी मानता था कि हाँ उस समय, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पेनक्रियाज में भी कुछ हो सकता है। हाँ ये उसके बाद फिर जो है ये चलता रहा चलता रहा। अचानक से जो है मुझे पता लगा कि मुझे डायबिटीज भी हो गया है। ये बात होगी लगभग 2008-9 की। उस समय मुझे डायबिटीज भी हुआ। अचानक से मेरा वेट बहुत लॉस होने लगा, वीकनेस आने लगी। तो मैंने डायबिटीज के डॉक्टर को दिखाया ग्वालियर में। तो उन्होंने डायबिटीज टेस्ट कराया तो 300 350 के लगभग डायबिटीज निकला। तो उनका पहले दिन कहना ये था कि ये डायबिटीज जो आपको हुआ है ये टाइप 1 जैसा लग रहा है, बट ये और भी कुछ रीजन से हो सकता है, टाइप 1 भी ना होके और भी कुछ रीजन हो सकता है। तो मैं आपको इंसुलिन पर ही रखूंगा शुरू से, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं दे सकते। तो उन्होंने इंसुलिन लिया। इंसुलिन चालू कर दिया 2008-9 से। और पेन भी कंटिन्यू रहा, कभी कभार होना फिर बंद होना। फिर अचानक से कुछ दिन के बाद मैं एक फंक्शन में गया था। वहां से मुझे याद है कि उस रात मैं पूरी रात जागा और उसके बाद वो पेन बंद हो गया। फिर अचानक से वो चला गया पेन। फिर मुझे वो पेन ने परेशान नहीं किया, वरना मैं बहुत परेशान था उस पेन की वजह से। 2-3 साल कंटिन्यू रहा। पेन एक्चुअली क्या होता था, पेट से ऐसे शुरू होके ऐसे ऊपर की तरफ आता था और पीछे की तरफ जाता था, पीछे पीठ तक जाता था वो पेन। और मुझे ऐसा लगता था जैसे पीठ में दर्द हो रहा। और मैं बहुत मालिश करवाता था उस समय, मम्मी से भी करवाता था, खुद भी करता था, बेड पर लेटा रहता था। मतलब वो जब पेन होता है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं होती है, आप जवाब देने में भी इरिटेट होते हैं। इतना भयंकर पेन होता है। और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पेट फट जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना बड़ा मतलब अनकंफर्ट फील होता है। और ये पेन लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन करता है, कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक कंटिन्यू पेन होता है। तो समझ में नहीं आता था ऐसा कैसा पेट दर्द है जो बंद ही नहीं हो रहा है। तो ये सब चलता रहा, फिर अचानक से वो पेन बंद हो गया। बंद हो गया तो मैं भी भूल गया, फिर हम अपने काम में लग गए, कहीं कुछ करना कहीं कुछ करना, चलता रहा 2 5 10 साल। अभी 2021 में रिसेंटली जब मैं अहमदाबाद सेटल हुआ, तो मुझे अचानक से जो है एक रात को खाना खा के लेटा था, तो उस समय अचानक से पेट में दर्द फील हुआ। तो मैंने सोचा ऐसे ही गैस की वजह से हो रहा होगा, तो मैंने गैस की दवाई ले ली, लेकिन वो पेन बंद नहीं हुआ।
धीरे 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 वो बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा तो लगभग 11 बज रहे होंगे, 11 साढ़े 11 रात को। और मैंने सोचा कि सुबह दिखवाएंगे डॉक्टर को, लेकिन सुबह तक की मतलब मेरे से सहन नहीं हुआ सुबह तक का। तो रात को ही 12 बजे मैंने खुद गाड़ी उठाई और हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को दिखाया, उसने ड्रिप वगैरह लगाई, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना होता है। अब जो भी रीजन है वो तो सुबह पता लगेगा, तो उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाया, इंजेक्शन लगाया, वो पेन को मैनेज कर दिया। उसके बाद फिर पता लगा कि टेस्ट वगैरह कराया तो बोला कि ये आपको पेनक्रियाटाइटिस है। पेनक्रियाज की एक बीमारी होती है जिसमें पेनक्रियाज के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, ऐसा उन्होंने बताया मुझे। तो फिर मैंने उसको गूगल सर्च करना शुरू किया, यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। एक्चुअली पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है मैंने भी पहली बार सुना था। पेनक्रियाटाइटिस के लिए बोलते थे कि जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनको होता है, या जो लोग ओवरनाइट खाना खाते हैं, रात को 2 बजे 1 बजे, सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं, या जो नॉनवेज खाते हैं। मतलब मैंने कहा ये कोई सिम्टम्स मेरे से मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं कभी शराब नहीं पिया। मैंने कहा ये हो कैसे गया, समझ में नहीं आ रहा। फिर भी उसमें लास्ट में बोलते थे कि फिर भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं पेनक्रियाटाइटिस के, ये हेरिडिटी हो सकता है, फैमिली से भी आ सकता है। तो मैंने कहा जो भी हो तो गया है, तो अब इसका कुछ ट्रीटमेंट खोजते हैं। तो मैं खोज रहा था ऐसे गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे भी गया, तो अचानक से मुझे एक वीडियो दिखाई। ये उसी दिन की बात है जिस दिन मुझे पता लगा कि मुझे पेनक्रियाटाइटिस हुआ है। उसी दिन मुझे बैजी का भी पता लग गया। ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, इसको मैं गॉड गिफ्ट मानता हूँ कि मुझे आज सुबह पता लग रहा है कि मुझे पेनक्रियाटाइटिस है, और दोपहर में मुझे पता लग गया कि इसका वर्ल्ड में एक ही जगह इलाज है, वो है मिस्टर वैद बालेंद्र प्रकाश जी। तो मैंने कहा इतना आसानी से ये चीज मुझे मिल रही है, तो क्या कभी कभी कोई चीज इतनी आसानी से आपके रिच में आ जाती है ना, तो आपको उस पर बिलीव नहीं होता। तो फिर मैंने बहुत स्टडी किया, वैद्य जी के बारे में भी बहुत स्टडी किया। मेरे तकरीबन ऑल इंडिया में आज की डेट में लगभग 400 डॉक्टर मित्र हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में। लगभग 400 से ज्यादा डॉक्टर के नाम मेरे मोबाइल में होंगे। तो मेरी फैमिली ऐसे अच्छे रिलेशन है, उनसे दोस्ती है। तो मैंने कई डॉक्टरों से भी पूछा इसके बारे में कि ये बीमारी हुई है, और इसके बारे में मुझे ये पता लगा है कि वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी हैं रुद्रपुर में। पहले वो वहाँ पर देहरादून में थे, अभी रुद्रपुर में है। तो वो वहाँ पर जो है पेनक्रियाटाइटिस का इलाज करते हैं। तो बोले, एक डॉक्टर मुझे मिले, और वो डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लेस भिंड में, और वो आयुष अधिकारी थे, अभी भी है शायद, अभी उनका ट्रांसफर हो गया। मेरी उनसे मित्रता है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा इनसे पूछते हैं वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी के बारे में, इनको पता होगा। तो मैंने उनको कॉल किया कि मुझे पेनक्रियाटाइटिस हुआ है, ये रिपोर्ट्स हैं, और वैद्य जी के बारे में मुझे ऐसे ऐसे जानकारी यूट्यूब पर मिल रही है। तो उनका कहना ये था कि कुलदीप जी, वैद्य जी के बारे में आपको जो भी जानकारी मिल रही है वो सारी जानकारी सच है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दुनिया में उनसे अच्छा पेनक्रियाटाइटिस के लिए आज की डेट में कोई व्यक्ति नहीं है। ये थर्ड पार्टी रेफरेंस था, जिस डॉक्टर को, जो मेरा फ्रेंड था, और मुझे नहीं पता था कि वो वैद्य जी को जानते हैं। मैंने तो उनके बारे में इंक्वायरी करने के लिए उन्हें कॉल किया। मैंने कहा आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? बोले मैं इतने कॉन्फिडेंस से ऐसे कह सकता हूँ कि आज से 10 साल 12 साल पहले मेरी कलीग डॉक्टर है, उसके फादर को मैंने भेजा था वैद्य जी के यहाँ, और उनको तो कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो चुका था, पेनक्रियाटिक कैंसर हो चुका था, और वो पेशेंट आज भी जिंदा है। तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैंने कहा अभी प्रैक्टिकल जो है रिजल्ट मिला है, 10 साल हो गए हैं, और कार्सिनोमा के पेशेंट जो पेनक्रियाटाइटिक कैंसर से होने के बावजूद भी आज भी अगर वो नेचुरल लाइफ जी रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। फिर मैंने पड़ाव में कॉल किया, इससे पहले मैंने पड़ाव में कॉल नहीं किया। फिर मैंने पड़ाव में कॉल किया। कॉल किया तो उन्होंने सामने से बोला, मेरी बात शायद नेहा करके कोई लड़की थी वहां पर, उससे बात हुई। तो उसने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप अपनी सारी रिपोर्ट्स मुझे भेजिए। मैंने रिपोर्ट्स भेजी। तो बोले आप आना चाहेंगे? मैंने कि हाँ आना तो है ही, ये निश्चित है कि आना है, बट और आप मुझे सेटिस्फाई करने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए क्या कर सकते हो? तो उन्होंने मुझे 5 से 7 जो है अहमदाबाद के लोकल के पेशेंट के नंबर दिए। उन्होंने कहा कि आप इन पेशेंटों के पास जाइए, इनसे फोन पे बात कीजिए, फिजिकल मिलिए, और इनसे पूछिए कि इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है पड़ाव में, इनकी क्या सिचुएशन है। तो वो नंबर देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है किसी पेशेंट का। मैं आज तक जितने भी हॉस्पिटल में या जितने भी जगह ट्रीटमेंट कराने के लिए गया हूँ, अपनी फैमिली को भी या खुद भी, तो मैं किसी से पूछता हूँ कि आपने इस बीमारी के कितने पेशेंट ठीक किए हैं, तो बोले बहुत पेशेंट ठीक किए। मैंने कहा एक का नंबर दे दो कि सीधा मैं मिल लूँ, बात कर लूँ।
बोले नहीं सॉरी, वो डाटा हम लीक नहीं कर सकते। अब पता नहीं उस डाटा में क्या है, वो मुझे आज तक नहीं पता लगा। मुझे एक मंत्री मिनिस्टर का भी डाटा मिल जाता है, लेकिन इन लोगों का डाटा नहीं मिलता। तो मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लिया। लेकिन पड़ाव में सामने से मुझे दिया गया कि ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जिसे बोलते हैं, कि हम सबूतों के साथ काम करते हैं। तो वो मिला मुझे, मैंने नंबर दिए, बात किए, मैं मिला। ये अहमदाबाद में एक पटेल साहब है, और वो लोकल केबल का काम है उनका, बहुत बड़ा नेटवर्क केबल जो होता है, टीवी केबल, उसका काम है। मैं उनके ऑफिस गया, उनसे मिला, उनसे मैंने बातचीत की। तो वो पिछले लगभग 8 से 10 साल से पेनक्रिएटाइटिस से सफर कर रहे थे। ओ मतलब हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जिसमें जाके उन्होंने इलाज नहीं कराया। उन्होंने मुझसे बोला, कुलदीप जी, मैं तकरीबन 1 से 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूँ इस बीमारी के ऊपर। उसके बाद मुझे वेद बालेंद्र प्रकाश जी के बारे में पता लगा था। आप इतने लकी हो कि आपको आज ही बीमारी के बारे में पता लगा और आज ही आपको समाधान भी मिल गया। आप बिना कुछ सोचे वहां चले जाना। अगर आपके पास पैसे नहीं हो, मैं दे दूंगा। मैं पहली बार मिलने गया उससे, कह रहा आपके पास पैसे नहीं हो तो मुझसे ले लेना, मुझे बाद में रिफंड कर देना, लेकिन आप चले जरूर जाना। तो मैंने कहा बंदा बात तो सही कर रहा है। उसने रिपोर्ट्स वगैरह भी दिखाई, और आज की डेट में 4 साल हो गए उसको, 5 साल, 5 साल हो चुके थे जब मैं गया था। अभी तो 7 साल हो गए होंगे। तो बोला मैं आज पूरी तरह से फिट हूँ, और मेरी बहुत बुरी स्थिति थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा, निश्चित जाऊंगा। बस मैं एक ही व्यक्ति से मिला, दोबारा मुझे किसी से मिलने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं चला गया। फिर मैं जाके तकरीबन जो है अक्टूबर में मैं पहुंचा था, 2-3 अक्टूबर को मैं पड़ाव पहुंचा, फैमिली को लेके गया था। फिर वहां पर ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है, प्रोटोकॉल होता है, वो चलता रहा। मैं पहुंचा था सुबह सुबह पड़ाव में, और मुझे रूम अलॉट किया गया, और हम लोग रूम में गए। नहा धो के फ्रेश होके मैं तुरंत, तब तक कॉल आ गया नीचे से रिसेप्शन से कि वैद्य जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं रेडी हूँ, आ रहा हूँ। तो हम लोग पहुंचे, चारों लोग, फैमिली, 2 बच्चे, पति के पत्नी सब। तो हम लोग पीछे बैठे थे सोफे पर। वैद्य जी किसी पेशेंट से बात कर रहे थे, तो बात करते करते अचानक से उनकी नज़र मुझ पे पड़ी। तो मुझे भी स्माइल आई, उनको भी स्माइल आई। और वो कहते हैं क्यों आ गए? मैंने कहा हाँ आ गया। बोले तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि हम लोग पहली बार नहीं मिल रहे हैं। मैंने कहा, यही मैं सोच रहा हूँ इतनी देर से बैठे बैठे कि हम लोग कहीं मिले। बोला ठीक है बैठो, अभी देखते हैं। फिर वैद्य जी फ्री हुए। फ्री होने के बाद वैद्य जी से बातचीत हुई, बहुत अच्छा। हमारा पहला जो एक्सपीरियंस रहा वैद्य जी के साथ, बहुत अच्छा रहा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर में बैठा हूँ। मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं कहीं इतनी दूर आया हूँ, अहमदाबाद से 1000-1200 किलोमीटर दूर जाके, और मैं ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि पेशेंट का जो डर होता है, पेशेंट बीमारी से नहीं मरता है, पेशेंट बीमारी के डर से मरता है। और वैद्य जी का सबसे पहला काम क्या था कि उन्होंने वो डर को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा ये बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बहुत अच्छी मीटिंग रही। उन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस दिलाया, उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे बताई कि आपको इस वजह से, इस तरीके से। उन्होंने जो भी कहा वो सारे सिम्टम्स मुझे कनेक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा आप लेट नाइट खाना खाते हो? मैंने कहा हाँ खाता हूँ। बोले सुबह का नाश्ता छोड़ देते हो कभी कभी? मैंने कहा आप छूट जाता है, नहीं कर पाता हूँ। तो उनकी जो अपनी प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस थी, उन्होंने उससे जो चीजें कनेक्ट की, वो सारी सिम्टम्स मुझे मैच कर रहे थे। फास्ट फूड का भी उन्होंने बोला, फास्ट फूड में बहुत खाता था। तो बोले ये जरूरी नहीं है कि अल्कोहल से ही पेनक्रिएटाइटिस होता है, इसके बहुत कारण। तो वो खैर कोई बात नहीं, उन्होंने कहा आप ट्रीटमेंट चालू रखो। अगर आपने सही तरीके से 3 महीने भी अगर अच्छे से परहेज कर लिया तो सही हो जाओगे पूरी तरह से। मैंने कहा ये तो मुझे भी भरोसा है कि सही हो जाओगा। तो बोले ठीक है। फिर वो बस मुरली जी से मुलाकात होने का, फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चालू हुआ सारा। दवाई वगैरह जो देते थे पूरा 7 दिन तक, तो उन्होंने ऐसा कुछ जो नाश्ते में देते थे, वो मुझे दलिया वगैरह, उस तरह का खिचड़ी वगैरह वही देते थे। क्योंकि पहले बताते हैं कि कोई गाल ब्लैडर का सफाई होता है, जीबी वॉश वगैरह करवाते हैं। क्योंकि उनका कहना ये था कि गाल ब्लैडर की वजह से भी पेनक्रिएटाइटिस होता है। तो गाल ब्लैडर का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। गाल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन है तो वो भी आपको पेनक्रिएटाइटिस कर सकता है। तो पहले गाल ब्लैडर की सफाई हुई, वो सब वॉमिटिंग वगैरह करा के, जो भी उनका प्रोसेस होता है वो सब कराया उन्होंने। गाल ब्लैडर सफाई हुआ, फिर उन्होंने जो अपनी जो मेन जो उनकी मेडिसिन है पेनक्रिएटाइटिस को लेके, जो अमर करके नाम है जिसका, जो वैद्य ने बनाई है, उसका पहला डोज दिया। तो वो मलाई के साथ दिया।
मलाई के अंदर उसको डाल के और उसको निगलने के लिए। जबकि हम्म, यहाँ पर मैं अहमदाबाद में जब मुझे पेनक्रिएटाइटिस के बारे में पता लगा, तो मैं लगभग अहमदाबाद के सारे टॉप गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिला, जितने भी, अहमदाबाद बहुत बड़ा शहर है अहमदाबाद, और यहाँ तकरीबन 8 से 10 अच्छे से अच्छे गेस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है। मैं सभी से मिला, सबकी फाइल आज भी मेरे पास रखी हुई है और उनकी ओपिनियन भी रखी हुई है जो उन्होंने लिख के दिया था। 90% डॉक्टरों का कहना ये था कि आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा क्योंकि आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट में प्रॉब्लम है, वो डाइल्यूट हो गई है, और वो ऑपरेशन के बाद ही आप सही कर सकते हैं उसको। मैंने कहा ठीक है, किसी ने कहा ऑपरेशन करा लो, किसी ने कहा ईआरसीपी करा लो, तो मैंने कहा मैं कराऊंगा सब कुछ, लेकिन पहले मुझे जो ठीक लग रहा, पहले मैं वो ट्राई जरूर करूंगा। तो बोले आपको क्या ठीक लग रहा? मैंने कहा मुझे ये ठीक लग रहा कि मुझे आयुर्वेद में जाना चाहिए, और वैद्य वालों प्रकाश जी को आप नहीं जानते होंगे, मैंने काफी इनके बारे में स्टडी किया, मुझे इनका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डॉक्टर मित्र भी हैं यहाँ पे हमारे एक रेफरेंस में, बहुत बड़े गेस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। उनका कहना ये था ठीक है, अगर आपको लग रहा तो आप एक बार जाइए जरूर, और क्या होता है वो मुझे भी बताइए। मैंने ठीक है, मैं बताऊंगा आपको निश्चित। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहा, सिविल हॉस्पिटल है यहाँ पर बहुत बड़ा, तो वहाँ पे भी जो सिविल सर्जन है, अहमदाबाद के टॉप सिविल सर्जन है जो बड़े हॉस्पिटल के, उनका भी कहना यही था। मैंने उनको भी बोला भेजिए, क्योंकि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं, आप कह रहे हो ऑपरेशन करा लो, मैं कहता हूँ ऑपरेशन के बाद मैं पूरी तरह सही हो जाऊंगा, ये गारंटी है? बोले गारंटी नहीं है, दोबारा से भी ऑपरेशन करना पड़ सकता, 2-4 साल के बाद हो सकता है कि दोबारा ऑपरेशन आए। तो मैंने कहा ऑपरेशन कराना ही है तो वो लास्ट चांस होता है, फिर तो मैं पहले ट्राई करूंगा कि अगर इससे सही हो रहा हूँ आयुर्वेद से तो ठीक है, नहीं ऑपरेशन तो लास्ट है, करा लूंगा, कोई जल्दी नहीं है ऑपरेशन के लिए। बोले हाँ वो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो ट्राई। बैठते ही बोल दिया था कि सही हो जाओगे पूरी तरह से अगर आपने 3 महीने भी मेरी बात मान ली, वैसे 1 साल का प्रोटोकॉल है, लेकिन उन्होंने कहा 3 महीने भी अगर सही से चल गए तो सही हो जाओगे। वो एक इंसिडेंट था, वो क्या था कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ, इंडोर ट्रीटमेंट वहीं पे पड़ाव में था ना। अचानक से मुझे क्या, एक दिन वहां पे भी अटैक आया, पेट में दर्द सा हुआ, गैस बन गया। तो गैस बन गया तो दर्द हुआ, मैंने वैद्य जी के पास गया नीचे ऑफिस में, मैंने कहा वैद्य जी, हाँ बोलो। और मुझे पहले से पता था वैद्य जी बहुत कड़क स्वभाव के हैं, लेकिन पहली मीटिंग मेरे साथ बहुत अच्छी रही थी। और लेकिन ये तो मुझे पता था कि हाँ ये स्पष्टवादी है, बोलते बहुत कड़क है, साफ बोलते हैं बिल्कुल, बेशक बुरा लगे। और मुझे ये भी पता है कि वो क्यों बोलते हैं। तो मुझे दर्द हुआ तो मैं गया, मैंने कहा वैद्य जी दर्द हो रहा है। बोले क्यों हो रहा है? तो पता नहीं क्यों हो रहा है। बोले रात को क्या खाया था? मैंने कहा रोटी और सब्जी खाई थी। कितनी रोटी खाई थी? 2 खाई थी। भूख लग रही थी? मैंने कहा भूख तो कम थी, फिर 2 क्यों खाई? एक ही खानी थी, मत खाते। हाँ गलती तो हो गई, खा तो ली, अच्छी लग रही थी। अब उनका पारा एकदम से गर्म हो गया। बोले तुम कभी सही नहीं हो सकते। मैंने कहा नहीं वैद्य जी ऐसे आप नहीं करूंगा ऐसी गलती। बोले तुम अगर सही हो जाओ तो मेरा नाम बदल देना। मैंने कहा वैद्य जी नाम तो नहीं बदलूंगा, लेकिन मैं सही होके दिखाऊंगा। बोले तुमने अगर अपना खाने पीने की आदत नहीं बदली तो तुम कभी सही नहीं हो पाओगे। मैं तुमसे और क्या बोल रहा हूँ, केवल यही तो बोल रहा हूँ कि मात्रा में खाओ, लिमिट में खाओ, भूख है तो खाओ, नहीं है वो बिल्कुल मत खाओ। ओवर ईटिंग से ही आपकी बीमारी बढ़ी है, और ओवर ईटिंग से ही ये बीमारी बढ़ती है। तो वो एक उनकी, कह सकते हैं एक जो गार्जियन के तौर पे जो उनकी डांट थी, उनकी जो फटकार थी, उस फटकार के बाद फिर मुझे कभी ये प्रॉब्लम दोबारा हुई नहीं। क्योंकि उनका जो तरीका था, वो इसीलिए वो इस तरीके से बोलते हैं ताकि आपको वो चीजें याद रहें, सबकॉन्शियस माइंड में आपके सेट हो गया वो चीज किस तरह से ही। अभी मैं जो है ट्रीटमेंट के दौरान सही हो गया, यहाँ अहमदाबाद आ गया, तो मैं एक दिन खुद ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था, मैंने कहा नहीं खाने तो है, छोले भटूरे खाने हो गए। मैंने कहा बीमार कितना भी हूँ लेकिन मैं सही होके जाऊंगा एक बार, और दिल्ली के में जो छोले भटूरे मिलते हैं वो छोले भटूरे जरूर खाऊंगा। और फिर ठीक भी हो गया, बिल्कुल पूरी तरह मैंने खाई हुई। एक्चुअली क्या है कि पेनक्रिएटाइटिस हो या कोई भी बीमारी हो, उसमें जो वैद्य का कहना है वो स्पष्ट है कि आहार विहार और दिनचर्या, अगर ये 3 चीजों को आप मेंटेन करेंगे तो कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सके। बीमारी आती है वो अपने आप बॉडी रिसाइकिल करके उसे सही करती है।
दवाई एक सपोर्ट का काम करती है, सबसे बड़ा जो काम है वो है आपका लाइफ़स्टाइल। सबसे बड़ा काम है आपकी फूड का और फूडिंग हैबिट का। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया और डर की बात जहाँ तक है, तो डर मेरे अंदर पहले भी नहीं था, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, एक रहता है कि बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, उतना सेटल भी नहीं था। अभी भी ख़ैर बहुत नहीं, लेकिन अभी डर बिल्कुल खत्म हो गया। पैनक्रियाटाइटिस को लेके तो डर मेरा पहले दिन से ही, पड़ाव में जाने से ही खत्म हो गया। उसके बाद मैंने कई सारे पेशेंट भी भेजे। मेरे रिलेटिव में भी मैंने भेजे हैं, तो वो भी आज की डेट में 100% सही है। सबसे बड़ी जीत तो ये है कि वैद्य जी जो मिले हैं, ये मैं मान सकता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनके बारे में जो भी कहूँ कम ही होगा, है ना? तो सबसे बड़ा क्या है कि लाइफ़ को, हमें जो लाइफ़ मिली है, इसको हमें समझना चाहिए और उसको जिस तरह से आज हम लाइफ़स्टाइल को जी रहे हैं, उस लाइफ़स्टाइल में थोड़ा चेंजेज़ करके हम बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों से भी बच सकते हैं। और पैनक्रियाटाइटिस के लिए एक ही नाम है, वो है पड़ाव। अभी तो बहुत सारा आपको मिल जाएगा पड़ाव के बारे में, बहुत सारे पेशेंट्स भी हैं, जो सही हो चुके हैं और आज की डेट में हेल्दी लाइफ़ जी रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि पहले तो हम ऐसी दिनचर्या ना करें जिसकी वजह से हमें वहाँ जाना पड़े, और अगर ऐसा कुछ है भी तो आप निश्चिंत होके बिल्कुल सिक्योर्ड जगह पे जा रहे हो, पूरी तरह से सही हो जाएगी, ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है। आज की डेट में लगभग जो है मुझे 21 से 25 में हम लोग बैठे हैं, आज 2025 है। मुझे नहीं पता कि मुझे कभी पैनक्रियाटाइटिस था भी या नहीं। बाद में मैंने जिस हॉस्पिटल में मैंने पहले रिपोर्ट्स कराई थी, सिविल हॉस्पिटल में, वहीं सेम हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहीं जाकर मैंने दोबारा से कंपेयर रिपोर्ट भी कराई। तो वो जो एमआरसीपी करता है, वो बोलता है कि आपने क्या करवाया है? कुछ लिया है आपने इसके लिए, पैनक्रियाज़ के लिए? मैंने कि मैंने कुछ नहीं लिया। बोले आपका प्रोग्रेसिव, ये वो बोलता था डॉक्टर सिविल सर्जन, कि ये प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, ये बढ़ेगी समय के साथ, रुकेगी नहीं। तो वो कह रहा है ये तो कम हो रही है, ये रुकने बढ़ने की जगह कम कैसे हो रही है? ये तो बिल्कुल स्टेबल हो गया, आपका प्रोग्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने 6 महीने पहले फिर से अल्ट्रासाउंड कराया था। उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा है, अभी स्टेबल है आपका बीमारी, कोई दिक्कत नहीं है आप। तो थैंक यू, आपका भी और खासकर वैद्य जी का बहुत विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। धन्यवाद।